नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए यूजफुल सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपके 25 में कितने जवाब सही थे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डैश गिवन अ सर्टिफिकेट, यानी कि प्रत्येक पार्टिसिपेंट को क्या दिया गया था, एक एक सर्टिफिकेट दिया गया था। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक शब्द है ईच, इसका इस्तेमाल हुआ है। और याद रखिए कि कभी भी अगर किसी सेंटेंस में ईच का इस्तेमाल होता है तो उसके साथ में क्या यूज़ होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि ईच जो है अपने आप में एक सिंगुलर मीनिंग रखता है। क्या रखता है? सिंगुलर मीनिंग रखता है। और इसीलिए ये इसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है वो हेल्पिंग वर्ब भी कैसा रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो इसीलिए यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। और अगर आप ये ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए वर, ये क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। आर भी क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। अब ये दो ऑप्शंस जो है बच जाते हैं। अब देखते हैं रख करके कि हमारा सही आंसर क्या हो सकता है। सो ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स हैज़ गिवन अ सर्टिफिकेट, यानी कि प्रत्येक पार्टिसिपेंट्स ने एक सर्टिफिकेट दिया है, ये आपका इसका मतलब बन रहा है। तो क्या कोई भी पार्टिसिपेट अगर करता है तो क्या वो पार्टिसिपेंट दूसरों को सर्टिफिकेट देता है? नहीं। यहाँ दूसरा ऑप्शन देखते हैं, ईच ऑफ द पार्टिसिपेंट्स वॉज गिवन अ सर्टिफिकेट, यानी कि प्रत्येक पार्टिसिपेंट को क्या दिया गया था, सर्टिफिकेट दिया गया था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन, यानी कि यहाँ पे जो ज्यूरी लोग थे वो क्या थे, अपने ओपिनियंस में डिवाइडेड थे। अब आपको पता होगा ज्यूरी क्या होता है, एक कलेक्टिव नाउन होता है। और याद रखिए कि अगर कोई कलेक्टिव नाउन दिया है और अगर ये कलेक्टिव नाउन क्या कर रहा है, यूनाइटेडली काम कर रहा है। किस तरह से? यूनाइटेडली, यानी एक साथ मिलकर के ये लोग काम कर रहे हैं। तो इनके साथ में क्या यूज़ होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। और हम इन्हें क्या करेंगे, एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करेंगे। पर अगर ये लोग क्या कर रहे हैं, डिवाइडेड होकर के काम कर रहे हैं, क्या अलग अलग होकर के काम कर रहे हैं, तो इनके साथ में क्या यूज़ होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। अब ये सेंटेंस को फिर से दोबारा पढ़िए। सेंटेंस कहता है द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, यानी कि जो ज्यूरी लोग थे वो क्या थे, अपने ओपिनियन में बटे हुए थे। यानी किसी का कुछ विचार था, किसी का कुछ विचार था। अब ये बताइए कि क्या ये लोग एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं? नहीं, ये लोग क्या है, अलग अलग होकर के काम कर रहे हैं। तो जब अलग अलग होकर के काम करेंगे तो फिर क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही जवाब रहेगा। क्यों? क्योंकि बी क्या है, एक प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है और बाकी सभी क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। तो ये सारे ऑप्शंस गलत हो गए और ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही है। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है अ बुके ऑफ फ्लावर्स डैश प्लेस्ड ऑन द टेबल, यानी टेबल पे क्या रखा हुआ है, एक बुके ऑफ फ्लावर्स रखा हुआ है। अब यहाँ पे देखिए कि आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, प्लूरल या सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ पे बच्चे क्या करेंगे कि ये फ्लावर्स को देखेंगे, फ्लावर्स क्योंकि नज़दीक है तो इसीलिए ये फ्लावर्स को देख करके क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। और कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। पर जो कि क्या है, गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस एक कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर कोई भी क्या है प्रिपोजिशन आ जाता है, यहाँ पे कौन सा प्रिपोजिशन आया है, ऑफ आया है। अब इस प्रिपोजिशन के आजू बाजू में देखेंगे तो क्या आया है, एक नाउन आया है। क्या आया है, नाउन आया है। इसके पहले भी एक नाउन आ रहा है और दूसरे नंबर पे भी, इसके बाद में भी क्या है, एक दूसरा नाउन आ रहा है। इसको हम नाउन 1 मान लेते हैं और इसको नाउन 2 मान लेते हैं। और यहाँ इसके बाद में आपको बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब है आप किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, ये नाउन 2 के अकॉर्डिंग बच्चे जनरली क्या करते हैं, लगा देते हैं। पर ये क्या होता है, गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि ये जो ऑफ है ये क्या है, अपने आप में एक प्रिपोजिशन है। और याद रखिएगा कि कोई भी प्रिपोजिशन के बाद में अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो वो जो नाउन या प्रोनाउन होगा ये इस प्रिपोजिशन का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और क्या हम कभी भी अपना जो हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या वो हम नाउन या फिर कह सकते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाते हैं? नहीं, ये तो हमेशा किसके अकॉर्डिंग लगता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है। तो ये जो नाउन 1 है ये हमारा क्या है, ये हमारे सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट है। क्या है, ये सेंटेंस का रियल सब्जेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे जो लगने वाला हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी किसके अकॉर्डिंग लगेगा, पहले नाउन के अकॉर्डिंग, बुके के अकॉर्डिंग लगेगा। और बुके क्या है, अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और ये 4 ऑप्शंस में से जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है, इज है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है either द टीचर्स और द प्रिंसिपल डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन, यानी कि ये डिसीजन के लिए या तो ये टीचर्स रिस्पॉन्सिबल है या फिर ये प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल है।
अब आपने ये पढ़ रखा होगा कि हमारे सेंटेंसेस में अगर कभी भी क्या होता है, इधर और आता है, इधर और का यूज़ होता है या फिर नेदर नॉर का यूज़ होता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट रहता है, यहाँ पे इधर के बाद में एक सब्जेक्ट आएगा और के बाद में क्या है, दूसरा सब्जेक्ट आएगा। इसी तरह से नेदर के बाद में एक सब्जेक्ट और फिर बाद में नॉर के बाद में हमारा दूसरा सब्जेक्ट आ जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है वो किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होता है। तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग, दूसरे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है डिसाइड किया जाता है। अगर यहाँ पे हमारा दूसरा सब्जेक्ट सिंगुलर हुआ तो यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और अगर हमारा यहाँ दूसरा सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो फिर बाद में यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। यानी कि यहाँ इस सेंटेंस में क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी आ सकता है। बस डिपेंड करेगा कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके नज़दीकी सब्जेक्ट यानी कि जो हमारा दूसरा सब्जेक्ट है वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे प्रिंसिपल है, और प्रिंसिपल कौन से फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में है या सिंगुलर नाउन है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी ये दोनों क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे, और बस ये दो ऑप्शंस बचेंगे। अब यहाँ पे देखिए, इधर द टीचर्स और द प्रिंसिपल हैज़ अगर मैं रखता हूँ, हैज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन, क्या ये सेंटेंस सही से बन रहा है, नहीं। तो यानी कि बस एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर ए, ये जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इधर द टीचर्स और द प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिसीजन। फिफ्थ क्वेश्चन है, द मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर्स डैश हैप्पी विद द न्यू वेजेस, यानी कि ये जो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स हैं वो क्या है, अपने वेजेस से खुश हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजॉरिटी कैसा नज़र आ रहा है, अभी जो आपको पिछले वाले सेंटेंस में बताया था कि क्या होता है, यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ आया है और ये दोनों साइड में क्या है, एक एक नाउन है। तो इसको देख करके यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है। कौन से नाउन को, पहले नाउन को, क्यों, क्योंकि ऑफ के बाद में जो दूसरा नाउन आएगा ये कौन से केस में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला लॉजिक यूज़ करेंगे तो ऐसे में क्या होगा कि आप थोड़ा सा गलत कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ मेजॉरिटी अगर है तो ये आपको देखने में सिंगुलर नज़र आ रहा है, और इसीलिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब गलत क्यों होगा इसको ज़रा समझिए। ये जो सेंटेंस है इसमें यूज़ हुआ है मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स। अब ये मेजॉरिटी शब्द का क्या मतलब होता है, मेजॉरिटी शब्द का मतलब होता है मोर देन 50%, यानी मोर देन 50% है। ऐसा आपने कहाँ पे, पॉलिटी वाले सेक्शन में पढ़ रखा होगा कि कोई भी पार्टी है अगर उसको लोकसभा में अपनी सरकार बनानी है तो उसको क्या चाहिए होता है, मेजॉरिटी ऑफ सीट्स चाहिए होता है। मेजॉरिटी ऑफ सीट्स कहने का मतलब क्या है कि मोर देन 50% सीट्स उसे चाहिए होता है, मोर देन 50% सीट्स चाहिए होता है। अब नंबर ऑफ सीट्स क्या है, 545 है। अब इसका मेजॉरिटी कितना बनता है, 273 बनता है। यानी कि ये जो 273 सीट्स चाहिए ये कैसा होता है, प्लूरल बन गया ना। अगर आप इसको रियल सेंस में देखेंगे तो ये ढेर सारे सीट्स हो गए। इसी तरह से अगर इस सेंटेंस को देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स यानी वर्कर्स की संख्या अगर हम मान लेते हैं कितनी है, 10 भी है या 100 वर्कर्स हैं, तो यानी कि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स खुश हैं अपने वेजेस से। इसका मतलब क्या है कि मोर देन 50 वर्कर्स। अब ये जो मेजॉरिटी, 100 का मेजॉरिटी या फिर 100 का 50% कितना होगा, 50 ही हो जाएगा। यानी 50 से भी ज़्यादा वर्कर्स क्या हैं, अपने वेजेस को लेकर के खुश हैं। तो यहाँ पे असल सेंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, और क्योंकि ये जो नंबर ऑफ वर्कर्स ज़्यादा है या फिर प्लूरल हो जा रहा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो जाएगा। तो यहाँ जो सही जवाब रहेगा, द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स डैश हैप्पी विद द न्यू वेजेस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है सही रहेगा। द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स आर हैप्पी विद देयर न्यू वेजेस। सिक्स्थ क्वेश्चन है, नन ऑफ द चिल्ड्रेन डैश प्लेइंग इन द पार्क टुडे, यानी कि आज क्या है, कोई भी बच्चा क्या है पार्क में नहीं खेल रहा है। यानी कि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बच्चे, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन जो क्या कर रहे हैं, पार्क में खेल रहे हैं, वो कितना है, 0 है। अब 0 होने की वजह से यहाँ पे सब्जेक्ट अगर आप देखेंगे तो सब्जेक्ट क्या है, कोई है ही नहीं। तो अगर कभी भी ऐसा होता है कि सब्जेक्ट की संख्या 0 हो जा रही है तो फिर बाद में कोई ऐसा तो हमारे पास में है नहीं कि कोई 0 हेल्पिंग वर्ब भी आता हो, जैसे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, उसी तरह से कोई 0 हेल्पिंग वर्ब आता हो, ऐसा तो है नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमेशा ही जब भी ऐसा नज़र आए कि जो सब्जेक्ट की संख्या 0 है तो फिर बाद में हम क्या करते हैं, इसके साथ में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे नन ऑफ द चिल्ड्रन यानी कोई भी बच्चा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। सो नन ऑफ द चिल्ड्रन कौन सा सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है ये 4 ऑप्शंस में से, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही है। नन ऑफ द चिल्ड्रन इज प्लेइंग इन द पार्क टुडे। 7th क्वेश्चन है, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश इंटरेस्टेड इन द सेमिनार। तो यहाँ पे याद रखिए कि कभी भी आपको अ नंबर ऑफ आ जाता है
क्या है, आपको सेंटेंस में अ नंबर ऑफ लिखा हुआ मिल जाता है, तो इसका जो अ नंबर ऑफ का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है मेनी, यानी कि अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कहने से मतलब है कि कई सारे स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स डैश इंटरेस्टेड इन द सेमिनार, कि कई स्टूडेंट सेमिनार में इंटरेस्टेड थे। तो यहाँ पे क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही आएगा। और ऑप्शन नंबर बी आर, ये केवल एकमात्र जो है यहाँ चारों ऑप्शंस में से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। सो अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन द सेमिनार, और अ नंबर ऑफ का अभी आपको मतलब बताया, अ नंबर ऑफ का जो लिटरल मीनिंग होता है वो मेनी होता है। अच्छा, दूसरी बात याद रखिए कि कभी भी आपको सेंटेंस में द नंबर ऑफ लिखा हुआ नजर आ जाए, क्या लिखा हुआ नजर आ जाए, द नंबर ऑफ डैश, तो यहाँ द नंबर ऑफ हमेशा अपने साथ में क्या लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। पर अ नंबर ऑफ अगर नजर आए तो अ नंबर ऑफ के साथ में हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। 8th क्वेश्चन है द न्यूज़ अबाउट द फ्लड विक्टिम्स डैश हार्ट ब्रेकिंग, यानी कि फ्लड विक्टिम्स के बारे में जो न्यूज़ है वो क्या है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है, फ्लड विक्टिम्स लिखा हुआ है। अब बच्चे क्या करेंगे गलती कि ये फ्लड विक्टिम्स को लगा देख करके इधर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, तो फिर से ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर आप अबाउट को देखेंगे तो अबाउट क्या है, अबाउट अपने आप में एक प्रीपोजिशन है, और अभी आपको जस्ट बताया कि प्रीपोजिशन के बाद में अगर कोई भी नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो क्या रहता है, वो उसका ऑब्जेक्ट रहता है, और ये ऑब्जेक्टिव केस में रहता है। और इसके पहले आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो क्या रहता है, वो सब्जेक्टिव केस में रहता है। तो कभी भी यहाँ पे अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगाना है तो वो ऑब्जेक्टिव केस को देख करके लगेगा, क्या वो ऑब्जेक्टिव केस को देख करके लगेगा, नहीं, वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो आपका जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो फ्लड विक्टिम्स को देख करके कभी भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। किसको देख करके लगाएंगे, इस न्यूज़ को देख करके लगाएंगे। तो यहाँ न्यूज़ क्या है, आपको पता होगा अनकाउंटेबल नाउन होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है, और इसीलिए इसके साथ में क्या लगेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे ये चार ऑप्शंस में से जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो कौन कौन से हैं, इज़ और हैज़। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो परफेक्ट आंसर रहेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, द न्यूज़ अबाउट द फ्लड विक्टिम्स इज़ हार्ट ब्रेकिंग। अगर आप यहाँ पे हैज़ लगाते हैं तो उतना जो है आपका सेंटेंस सही नहीं बनेगा। यहाँ ऑप्शन डी भी देखेंगे तो ये भी क्या है, हैज़, ये भी क्या है, अपने आप में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, पर यहाँ पे ये हैज़ का यूज़ नहीं होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो ये पैसिव वॉइस में है कि ये फर्नीचर को इटली से इंपोर्ट किया गया है, ये पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में अगर हैज़ यूज़ करना है तो हैज़ के साथ में बीन भी जो है आना ही चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पे परफेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द बॉयज डैश एब्सेंट टुडे। यहाँ पे फिर से आप देखेंगे तो क्या सारे बॉयज एब्सेंट है, नहीं, उन सभी बॉयज में से कोई एक लड़का है जो कि क्या है, एब्सेंट है। तो यहाँ पे फिर से अगर आप इस सेंटेंस का जो रियल मीनिंग है वो देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट का जो संख्या है वो कितना, एक ही नज़र आएगा, और क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो गया इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ अगेन ऑप्शन सी इज जो है आपका सही आंसर है। 11th क्वेश्चन है द कैप्टन एज वेल एज हिज टीम मेंबर्स डैश रेडी फॉर द मैच। अगेन फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है कि कभी भी कोई सेंटेंस में आपको लिखा हुआ नजर आए एज वेल एज, क्या लिखा हुआ नजर आए, एज वेल एज, या फिर along with, in addition to, अगर ऐसे कोई भी शब्द आपको आपके सेंटेंस में लिखे हुए नज़र आ जाते हैं तो याद रखिएगा कि हमेशा जो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा वो किसके अकॉर्डिंग लगेगा, वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। तो यहाँ पे किसको देख करके, इस टीम को देख करके आपको कभी भी क्या है, कभी भी आपको यहाँ पे अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है। किसको देख करके लगाएंगे, कैप्टन, फर्स्ट नाउन को देख करके लगाएंगे, और फर्स्ट नाउन क्या है, द कैप्टन है, जो कि सिंगुलर नाउन है, और इसीलिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। और यहाँ इन सभी ऑप्शंस में से जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सा है, इज, ऑप्शन नंबर ए। सो द कैप्टन एज वेल एज हिज टीम मेंबर्स इज रेडी फॉर द मैच। 13th क्वेश्चन है नेदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश इन द क्लास। अगेन फिर से यहाँ पे क्या हुआ, नेदर नॉर का केस है, और नेदर नॉर के केस में क्या होता है, जो सेकंड सब्जेक्ट रहता है या जो नियरेस्ट सब्जेक्ट रहता है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब डिसाइड किया जाता है। तो यहाँ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट स्टूडेंट्स हैं ये क्या है आपका प्लूरल फॉर्म में है, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो यहाँ वॉज आएगा नहीं, इज भी नहीं आएगा, हैज़ नहीं आएगा, और ऑप्शन नंबर सी बचा जो है वर, ये आपका सही जवाब रहेगा। नेदर
द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स वर इन द क्लासरूम। 14th क्वेश्चन है मैथमेटिक्स डैश अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट फॉर मेनी स्टूडेंट्स। अब फिर से मैथमेटिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट का नाम है। अब होता क्या है जनरली कि कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स है, फिर हो सकता है पॉलिटिक्स है, ठीक है, फिर एथिक्स है। ऐसे कई सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके एंड में क्या आता है, एस आ जाता है। अब इस एस को देख करके बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है ये प्लूरल है, पर नहीं, ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये प्लूरल नहीं होते हैं। ये कौन से फॉर्म में रहते हैं, ये सिंगुलर फॉर्म में रहते हैं, ये सिंगुलर नाउन होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि ये अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, ठीक है। अरे मैथ्स को आप गिन सकते हो, फिजिक्स को गिन सकते हो, इकोनॉमिक्स को गिन सकते हो, नहीं, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जिसे गिना नहीं जा सकता है उसके साथ में हमेशा क्या लगता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगता है। तो यहाँ चारों ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर ए इज जो है सही आंसर है। 15th क्वेश्चन है एवरीवन इन द क्लास डैश कंप्लीटेड द असाइनमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो क्या यूज़ हुआ है, एवरीवन का यूज़ हुआ है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि कोई भी शब्द जैसे कि एवरी हो गया, ठीक है, फिर सम है या फिर एनी है, इनके साथ में क्या हो रहा है, इनके साथ में कुछ ऐसे शब्द आ रहे हैं जैसे कि वन लग के आ रहा है, ठीक है, फिर बडी लग के आ रहा है, या फिर आपका थिंग लग के आ रहा है। तो अगर कभी भी आपको लिखा हुआ नज़र आता है एवरीवन, एवरीबडी, एवरीथिंग, समवन, समबडी, समथिंग, या फिर इसी तरह से एनीवन, एनीबडी, एनीथिंग, अगर ये कोई भी शब्द आपको लिखे हुए नज़र आ जाते हैं तो याद रखिएगा कि इनके साथ में हमेशा क्या यूज़ होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पे इसीलिए जो ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर बी हैज़, ये जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये हैव, वर, आर, ये सब क्या है, ये सब आपके प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है। और हमें पता है एवरी, सम, एनी, इनके साथ में अगर ये तीन शब्दों में से कोई भी शब्द लिख के नज़र आता है तो यहाँ पे क्या यूज़ होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। इस चीज़ को आप जो है हमेशा याद रखिएगा। 16th क्वेश्चन है 20 किलोमीटर्स डैश अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक। अब यहाँ इस क्वेश्चन में होगा क्या कि बच्चे इस किलोमीटर्स को देख करके यहाँ पे प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, पर ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कभी भी आपको कोई भी अमाउंट दिया जाता है, क्या दिया जाता है, अमाउंट है, वेट है, ठीक है, वेट है, या फिर कोई भी डिस्टेंस वगैरह है, अगर ये इन सभी में से कोई भी चीज़ दी जाती है, कोई यूनिट दी जाती है और उसको सिंगुलर फॉर्म में या एक सिंगल यूनिट की तरह यूज़ किया जाता है, तो फिर बाद में इनके साथ में हमेशा क्या यूज़ होगा, हमेशा जो है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। और यहाँ पे 20 किलोमीटर चलने की बात हो रही है तो एक साथ चलने की बात हो रही है ना, यानी ये एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। और ये चार ऑप्शंस में से ऑप्शन नंबर बी इज जो है आपका सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। 17th क्वेश्चन है अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स डैश प्लान फॉर द नेक्स्ट मंथ। तो यहाँ पे क्या है, अगले मंथ के लिए क्या प्लान किया गया है, कई सारे लेक्चर्स प्लान किए गए हैं या फिर कई सारे लेक्चर्स की एक सीरीज को प्लान किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो हमारा असल में सब्जेक्ट है वो क्या है, सीरीज है, कि एक सीरीज को प्लान किया गया है। अब वो सीरीज किसकी है, लेक्चर्स की है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से अगर आप देखेंगे कि ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस का हमारा जो रियल सब्जेक्ट है वो क्या है, वो लेक्चर्स नहीं है, वो हमारा सीरीज है। तो इसीलिए यहाँ सीरीज क्या है, सिंगुलर फॉर्म में है, सिंगुलर नाउन है, तो इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी आएगा, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए इज है। और अगर आप फिर से देखेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि प्रीपोजिशन दिया हुआ है, प्रीपोजिशन के दोनों ही साइड में क्या है, दो नाउन दिए हुए हैं, नाउन 1 और नाउन 2। तो अभी आपको बताया कि कभी भी आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, प्रीपोजिशन आ रहा है बीच में, तो फिर बाद में किसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, नाउन 1 के अकॉर्डिंग लगाएंगे। 18th क्वेश्चन है द पुलिस डैश इन्वेस्टिगेटिंग द केस थरोली, कि यहाँ पे जो पुलिस है वो क्या कर रही है, इस केस को काफ़ी थरोली इन्वेस्टिगेट कर रही है। अब इस सेंटेंस में होगा क्या कि जो 99% बच्चे होंगे वो इस पुलिस को देख करके बोलेंगे कि इसके साथ में क्या करो, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा दो। क्यों? क्योंकि हम जनरल अपनी जो बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, आम बोलचाल की भाषा में क्या करते हैं, इस पुलिस को सिंगुलर सब्जेक्ट मान के चलते हैं, और इसीलिए यहाँ पे जो बच्चा है इंग्लिश में भी क्या करेगा, इसके साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहेगा, पर जो कि क्या होगा, गलत होगा। क्यों? क्योंकि पुलिस को हम भले ही अपने हिंदी में सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं, बट ये असल में क्या होता है, सिंगुलर नहीं प्लूरल सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है, और इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही जवाब रहेगा। अच्छा, सपोज मान लीजिए कि इसको क्या करना है, हमें सिंगुलर बनाना है, कि इस पुलिस का हमें सिंगुलर बनाना है, तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा पुलिस मैन। क्या लिखना पड़ेगा? पुलिस मैन, या फिर पुलिस वुमेन। अगर महिला है तो फिर बाद में पुलिस वुमेन, ये लिखना पड़ेगा।
और अगर सिर्फ केवल पुलिस की बात करें तो केवल जो पुलिस है ये अपने आप में क्या होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। 19th क्वेश्चन है नेदर ऑफ द टू ऑप्शंस डैश एक्सेप्टेबल टू द कमिटी, यानी कि ये दो ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन क्या है, कमिटी को एक्सेप्टेबल नहीं है। यानी कि अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितने ऑप्शंस जो हैं कमिटी को एक्सेप्टेबल हैं, तो आप बोलेंगे कि कोई भी ऑप्शन नहीं, यानी कि यहाँ पे फिर से जो सब्जेक्ट की जो संख्या है वो कितनी हो गई, 0 हो गई। और अभी बताया कि जब भी आपको सब्जेक्ट की संख्या 0 होते हुए नजर आए तो आप इनके साथ में क्या करेंगे, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज जो है ये आपका सही जवाब रहेगा, नेदर ऑफ द टू ऑप्शंस इज एक्सेप्टेबल टू द कमिटी। 20th क्वेश्चन है द काउंसिल डैश डिस्कसिंग द पॉलिसी टुडे, यानी कि जो काउंसिल है वो आज क्या करेगी, इस पॉलिसी को डिस्कस करेगी। अब यहाँ पे अगर आप काउंसिल देखेंगे तो काउंसिल क्या है, अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। क्या है, कलेक्टिव नाउन है। और अभी आपको बताया कि जो कलेक्टिव नाउन है इसके साथ में आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगा सकते हैं। कब लगता है सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, कब प्लूरल वर्ब, ये आपको पता है कि अगर सारे लोग मिलकर के एक सिंगल यूनिट की तरह काम कर रहे हैं, यूनाइटेडली काम कर रहे हैं, तो फिर बाद में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगा। पर अगर अलग अलग होकर के काम करेंगे, डिवाइडेड होकर के काम करेंगे, तो फिर बाद में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पे बताइए कि ये जो काउंसिल मेंबर्स हैं क्या नज़र आ रहा है कि ये मिलके काम कर रहे हैं या फिर अलग अलग होकर के, तो ये मिलकर के काम कर रहे हैं। ठीक है, एक साथ मिल करके न्यू पॉलिसी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या होगा कि ऑप्शन नंबर ए इज, जो कि क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। 21st क्वेश्चन है मेनी अ स्टूडेंट डैश फेल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में कई सारे स्टूडेंट्स फेल कर गए। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखेंगे सेंटेंस में क्या आया है, मेनी अ स्टूडेंट आया है। तो कभी भी अगर सेंटेंस में मेनी अ स्टूडेंट आता है या फिर मेनी अ के बाद में कोई भी नाउन लिखा हुआ नजर आता है तो फिर बाद में यहाँ पे क्या यूज होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। पर अगर सेंटेंस में मेनी के साथ में कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, कोई प्लूरल काउंटेबल नाउन आ जाए, तो फिर बाद में यहाँ पे क्या होगा, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारा जो सही आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, मेनी अ स्टूडेंट डैश फेल्ड हैज़ फेल्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही आंसर रहेगा, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है और बाकी सारे क्या है, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब्स हैं। 22nd क्वेश्चन है ब्रेड एंड बटर डैश अ हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कि यहाँ पे क्या है, ब्रेड एंड बटर क्या है, एक हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन है। अब अगर आप इस सेंटेंस में देखेंगे तो क्या है, ब्रेड एंड बटर है। अब ये ब्रेड एंड बटर क्या कभी भी अलग अलग यूज होते हैं, नहीं, ये दोनों ही क्या है, ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा ही क्या रहती हैं, एक साथ रहती हैं। ठीक है, तो कोई भी ऐसी चीज़ भले ही वो दो अलग अलग चीज़ें हैं पर हमेशा क्या है, वो एक साथ ही मिलकर के काम करती हैं। तो वो भले ही दो अलग अलग चीज़ें हैं पर फिर भी उनके साथ में क्या यूज़ होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे ब्रेड एंड बटर भले ही दो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं बट फिर भी एक साथ हमेशा ये काम करेंगे, इसीलिए इनके साथ में जो लगने वाला हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो भी क्या रहेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब रहेगा। तो यहाँ ब्रेड एंड बटर इज अ हेल्दी ब्रेकफास्ट ऑप्शन, ये जो है करेक्ट आंसर है। 24th क्वेश्चन है द पेयर ऑफ शूज डैश केप्ट नियर द डोर, यानी कि यहाँ पे जो पेयर ऑफ शूज़ है वो कहाँ पे रखा है, डोर के पास में रखा है। यानी अगर आप इस सेंटेंस को असल में गहराई से समझने की कोशिश करेंगे तो हम इस सेंटेंस में किसके बारे में बात कर रहे हैं, जूतों के बारे में बात कर रहे हैं या फिर जूतों के जोड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम जूतों के पेयर के बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि ये जो पेयर है ये हमारे सेंटेंस का क्या है, रियल सब्जेक्ट है और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो पेयर क्या है, अपने आप में सिंगुलर नाउन है और इसीलिए यहाँ पे क्या यूज़ होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। तो यहाँ पे द पेयर ऑफ शूज़ इज़ केप्ट नियर द डोर, या फिर अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो ये देखिए कि यहाँ पे क्या है, ऑफ लगा है। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के बाद में जो नाउन टू आता है उसके अकॉर्डिंग कभी भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगता है, प्रीपोजिशन से पहले मौजूद नाउन वन के अकॉर्डिंग लगता है। तो यहाँ नाउन वन क्या है, पेयर है और फिर से एक सिंगुलर नाउन है और इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। 25th क्वेश्चन है नो वन एक्सेप्ट हीज फ्रेंड्स डैश अवेयर ऑफ हिज स्ट्रगल्स। फ्रेंड, अगर कभी भी ऐसा कोई सेंटेंस नजर आए जिसमें क्या हो रहा है, एक्सेप्ट का यूज हो रहा है, किसका, एक्सेप्ट का यूज हो रहा है, बट का यूज हो रहा है, सेव का यूज हो रहा है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में बात कर रहा हूँ, हाँ, कि सब्जेक्ट के जस्ट बाद में एक्सेप्ट, बट, सेव, लाइक ऐसे किसी भी शब्द का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि ये जो सारे शब्द होंगे ये आपके प्रीपोजिशन होंगे। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा कि कभी भी ये प्रीपोजिशन के बाद में मौजूद जो नाउन है यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, कभी भी हेल्पिंग वर्ब इसके अकॉर्डिंग नहीं आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, नन के अकॉर्डिंग या नो वन के अकॉर्डिंग आएगा। अब नो वन का मतलब है कि क्या, कोई भी नहीं, यानी कौन है जो उसके स्ट्रगल से अवेयर है, कोई भी नहीं। यानी फिर से जो संख्या कितनी है, 0 हो गई। और कभी भी बताया कि अगर आपको सब्जेक्ट की संख्या 0 होते हुई नजर आए तो आप क्या करते हैं, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इज जो है ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर को कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।